नोट्स नोट्स एक ऐसी चीज है जो एग्जाम के आते ही सभी बच्चों को परेशान करती है। आप इधर उधर घूमते रहते हो कि भाई नोट्स दे दे, बहन नोट्स दे दे, थोड़ा सा इस चैप्टर का नोट्स दिखा दे, मैं छाप लेता हूं, है कि नहीं। तो अगर बच्चों आपकी ये परेशानी रही है कि आप ढंग से नोट्स नहीं बना पाते, या फिर अभी तक आप नोट्स बना भी रहे हो पर क्या वो नोट्स बनाने का तरीका सही है या नहीं सही है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आपके खुद के बनाए हुए जो नोट्स होते हैं जिसमें आप खुद से लिखते हो, वो चीजें आपको रिटेन करने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि जब आप उसे वापस पढ़ते हो तो आपको यह भी याद आता है कि आपने उसे लिखा क्यों था या कैसे लिखा था। तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि जब भी आप नोट्स बनाने लग रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। किसी के नोट्स बहुत लंबे हो जाते हैं तो उस नोट्स का क्या ही फायदा, उससे अच्छा तो किताब ही पढ़ लें। किसी के नोट्स बहुत ही छोटे हो जाते है ना, तो उस नोट से कुछ समझ में ही नहीं आता। किसी के नोट्स बहुत ही ज्यादा स्क्रिबल्ड होते हैं, उसने कोई इंफॉर्मेशन कहीं लिखा, कोई इंफॉर्मेशन कहीं लिखा। अब जब वो रिवाइज करने जाता है तो उसे समझ में नहीं आता कि इसको रिवाइज सीक्वेंसली करूं कैसे। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने नोट्स बनाया है और उसे लगता है कि वो अपने नोट्स बनाने के तरीके को थोड़ा और इंप्रूव कर सकता है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नोट्स कैसे बनाने चाहिए। आप सब जानते हो मुझे, मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर मृणाल। और आज नीट की तैयारी के लिए हम सीखेंगे कि एक अच्छा नोट्स कैसे बनाया जाए। देखो, अब जो बच्चे इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनके पास तो बहुत ही कम वक्त बचा है, यानी कि उन्हें रिवीजन नोट्स बनाने शुरू कर देने चाहिए। जब वो रिवाइज करेंगे, एक तो उन्होंने क्लास नोट शायद बनाया ही होगा, लेकिन अब जो रिवीजन नोट्स बनेंगे वो क्लास नोट्स को देखते हुए बनेंगे या बुक्स को देखते हुए बनेंगे, और ये बहुत इफेक्टिव होंगे। क्योंकि देखो, टाइमलाइन जो है ना वो कम होता चला जाएगा। अभी हो सकता है कि एक पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने में आपको 40-45 दिन लगे, फिर बाद में इसी चीज को करने में वापस से 20 दिन लगे, फिर वापस से इसी चीज को करने में शायद 10 दिन लगे, और वापस से इसी चीज को करने में शायद 2 दिन लगे। तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों को कॉम्प्रेस करते 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 चले जाना है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आपको यह पता होगा कि नीट एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले आपको एंड टू एंड अगर फिजिक्स याद रखना है, अपने फिंगर टिप्स पे रखना है, तो आपके लिए ये जो नोट्स बनाने का तरीका है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि उस वक्त आप किसी और के पीछे नहीं भाग सकते, और क्या पता उस बंदे का लर्निंग मेथड आपके लर्निंग मेथड से अलग हो। क्योंकि बच्चों, क्या है कि आप सबके सीखने के तरीके अलग होते हैं, तो एक ही चीज काम नहीं कर सकती। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई है। तो देखते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं। तो अगर बच्चों आप टारगेट कर रहे हो टॉप रैंक्स, आप टारगेट कर रहे हो अपने ड्रीम कॉलेजेस को, तो आपको एक अच्छे नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम भी आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उससे सिर्फ इतना फ़ायदा होने वाला है कि आपके पास सारे इंफॉर्मेशन एक जगह, उसे बेहतर तरीके से आप खुद बनाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी और के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स बनाने चाहिए। तो सबसे पहले मुझे चाहिए आपसे एक प्रॉमिस, यानी कि एक वादा, और ये वादा चाहिए मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अभी। तो अभी के अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि जितनी बार आप लिखते हैं आप अपने आप से खुद से एक कमिटमेंट करते हैं, आप खुद को कमिट करते हैं कि आप ये करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे, आई प्रॉमिस सर, आई प्रॉमिस दैट आई विल मेक हैंड रिटन नोट्स फॉलोइंग दीज थिंग्स। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लिए बच्चों, तो आपके नोट्स में से कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं छूटेंगी। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नोट्स बनाने वक्त, ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, नोट्स बनाते वक्त बच्चे कौन कौन सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो नोट्स प्रैक्टिकली वेस्ट हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। उससे ज्यादा फायदा आपको किताब पढ़ने में मिलने लगता है जिसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो इन सब बातों को आपको अगर समझना है, सीखना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप कमिट करें। देखिए, जो सक्सेस की जो ताली है ना, ये एक हाथ से नहीं बजती। ये सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा, ये आपके चाहने से भी होगा। तो अगर आप इतने आलसी हो रहे हैं कि आपको एक कमेंट करने में, अपने आप से एक
कमिटमेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप समझ लो कि आप बहुत सही रास्ते पर नहीं जा रहे हो। तो सबसे पहले ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये जो आलसपन है, इसे अब त्यागना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कंपटीशन टफ है। तो जितनी बार आप अपने आप से कमिट करते हो, उतनी बार वो कमिटमेंट पक्की होती चली जाती है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, पॉज करें और सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्या लिख देना है आपको? यस सर, डेफिनेटली करूंगा। और इस बात को, इस वादे को निभाना है, क्योंकि आपको याद रहेगा कि आपने एक वादा तो मेरे साथ किया था। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि नोट्स की जरूरत क्यों है। क्या मुझे इसकी इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत है? मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कैसे आपके नोट्स भी बदलते चले जाएंगे, किस तरीके से जो 5 पन्नों में लिखी हुई चीजें हैं वो शायद से पहले 1 पेज में आएगी और फिर 1 पेज से शायद से 25 लाइन या फिर 20 लाइंस में आकर के रह जाएगी। पूरा का पूरा चैप्टर 20 लाइन में आ जाएगा और ये 20 लाइन को देखने में आपको शायद आधा घंटा लगे, यानी कि आधे घंटे में आप उस पूरे चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट चीज को अच्छे से रिवाइज कर लोगे। तो आपको पता है कि आपको जो नोट्स बनानी है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ऐसे एब्रिविएशंस मत डाल दो जो आपको बाद में याद ही नहीं रहे कि उसका क्या मतलब था। ये बात समझ में आ गई, ठीक है? या फिर सिमिलर मिलती हुई चीजों का शॉर्टकट मत लिखो, ठीक है? दूसरी बात, ये नोट्स आपके टाइम को बहुत ज्यादा सेव करने वाली है। तो जो चैप्टर, जो टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे थे और उसको पढ़ने में आपको शायद 5 या 6 घंटे लग रहे थे, नोट्स से रिवाइज करते वक्त आपको मैक्सिमम आधा घंटा से 45 मिनट लगने चाहिए। और जैसे ही आपने रिवाइज किया तो तुरंत पीवाईक्यू में घुस जाना है, तुरंत से वहां पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चैप्टर वाइज ही कर लो, लेकिन क्या होगा कि ये जितने भी फॉर्मूले आपने देखे ना वो एक साथ ब्रश अप हो जाएंगे। प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट था, ठीक है? सारी चीजें यहां पे डालनी है हमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालने हैं। शॉर्टकट्स अगर आपने कोई सीखा है तो उसे शॉर्टकट लिख करके डालना है और ट्रिक्स भी लिखने हैं। जो भी ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, मेरे सेशन में मैंने आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बताए हैं, बहुत सारे अलग अलग केसेस बताए, बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स बताए, ट्रिक्स बताए कि अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो ये मत करना, ये कर लेना, ठीक है? तो वो सारी चीजें आपको डालनी और ये एक बहुत ही प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है? तो क्या है स्ट्रैटेजी सर? अब तो बता दो कि प्रॉपर नोट्स कैसे बनाए। अब तो चलो समझ गए सर कि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, हम कैसे नोट्स बनाना शुरू करें? आपके नोट्स की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होनी चाहिए। मैं आपको वो हाइलाइट्स पहले दिखाता हूं। जितनी भी चीजें हैं उन्हें आप आर्टिस्टिकली थोड़ा बनाने की कोशिश करो, ठीक है? सब लोग इतने क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझे मोमेंटम सोचना है, मोशन सोचना है, तो मैं एक इमेज के थ्रू भी ट्राई करूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर दूं। जैसे ग्रेविटेशन में, चलो मैंने एक एप्पल ले लिया ऐसे करके और इस एप्पल को जो है वो नीचे गिरा दिया, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो है अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, इधर अर्थ बना दिया, है ना? तो कुछ ऐसा बना दिया ताकि मुझे याद रहे कि हाँ ग्रेविटेशन में क्या कहानी थी, है ना? तो इससे क्या होगा, इससे मेरा दिमाग उधर जाना चाहेगा। अगर बहुत ही ब्लैंड नोट आप बनाते हो, बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स बनाते हो, तो वो बहुत ही बोरिंग हो जाती है, ठीक है? तो कैसे आपको हर हेडिंग प्रॉपरली लिखनी है और उसमें टेबल, चार्ट्स जितने आप इनकॉर्पोरेट कर पाओ, माइंड मैप्स जितने बना पाओ, जितने कनेक्शंस बना पाओ, ठीक है? जैसे मैं अभी आपको कुछ शॉर्ट्स मैंने बनाए थे जहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे कौन कौन से टॉपिक्स बाय वन गेट वन है। तो उन सब चीजों की एनालिसिस एक जगह पे अगर आप लिख लोगे कि यार सीरीज पैरेलल है तो कैपेसिटर भी हो सकता है, स्प्रिंग भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है और रॉड्स भी हो सकते हैं, तो यही 4 जगह वो पूछेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऐसे वाले केसेस में क्या करना चाहिए, ये बात समझ लो आप, ठीक है? तो जब आप ऐसे चारों चीजों को एक जगह पे डाल दोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। एक तरह का चार्ट बना लेना है कि अगर सीरीज पैरेलल है तो मैंने लिखा सीरीज पैरेलल और इसको 4 चीजों में ऐसे बांट दिया कि देखो ये या तो कैपेसिटर भी हो सकता है, या तो रेजिस्टेंस हो सकता है, या तो स्प्रिंग हो सकता है, या तो ऐसा रॉड भी हो सकता है। अब इसमें क्या क्या फॉर्मूले लेंगे, कौन से सिमिलर कौन से डिसिमिलर, आप आराम से कैटेगराइज कर सकते हो और एक साथ आपने 4 चीजें पढ़ ली, समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंस होता है यार नोट्स का। तो देखो जब से आप सबसे पहले शुरू करते हो तो आप तो शुरू करोगे किताब से, है ना? जैसे कि मैंने बुक उठाया तो बुक में मैंने जब पढ़ना शुरू करा तो ऑब्वियसली सारी चीजें मुझे पता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई एक एब्सोल्यूट पैराग्राफ मिलेगा मुझे, एक पैराग्राफ मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मुझे इस पैराग्राफ को अपने नोट में नहीं लिख देना है, मुझे क्या करना है, उस पैराग्राफ को 2 बार या 3 बार 2 to 3 टाइम्स पढ़ना है, 2 to 3 टाइम्स पढ़ना है। और उसके बाद मन में समझना है कि ये बोल क्या रहा है, मन में समझना है कि ये बोल क्या रहा है, इसका एसेंस क्या है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपने दो चार्जेस को किसी मीडियम में डाल दिया तो फोर्स के टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है। ऐसा एक पूरा इलेबोरेटिव पैराग्राफ पढ़ा जहाँ पे पूरी परमिटिविटी की कहानी आई और बताया गया कि भाई जो परमिटिविटी है अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है और इस वजह से ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन फोर्स के टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आपने इसे 3 बार 4 बार जब आप पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, इस चीज को आप नैरो डाउन करते जाओगे, इस चीज को आप छोटा बनाते चले जाओगे और उस पैराग्राफ का एसेंस को आपको तब तक समझना है जब तक कि आप वन लाइन, एक लाइन में ना लिख दो, एक लाइन में ना लिख दो। तो उस पूरे पैराग्राफ को आपको एक लाइन में लिखना है, यही सबसे बड़ी बात है। और जब आप देखो एक क्या हो रहा है इस नोट्स बनाने की प्रक्रिया में, इस नोट्स बनाने के प्रोसेस में क्या चल रहा है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आप सब मेरे बहुत समझदार बच्चे हो, मुझे पता है। तो देखो ये जो आप नोट्स बना रहे हो, जब आपने उस पैराग्राफ को 3 बार 4 बार पढ़ा, ऑलरेडी वो इंपॉर्टेंट था, आपने ऑलरेडी उसे अंडरलाइन किया हुआ है बुक में, ठीक है, या हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, जो भी किया हुआ है। तो जब आपने 3 बार पढ़ा तो वो 3 बार वो चीजें आपके दिमाग में गई, उसके बाद आपने उसे कॉम्प्रेस करना शुरू किया, यानी आपने उसको समझने की कोशिश करनी शुरू करी और तब उससे समझ के पूरी बात को सिर्फ एक लाइन में डाल दिया। अब एक लाइन याद करते ही आपको वो पूरा का पूरा पैराग्राफ याद हो जाएगा। एक लाइन याद करते, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि गाने का आपने म्यूजिक भी सुना, तो आपने अगर वो गाना सुन रखा है, आपने मान लो कोई गाना बहुत परफॉर्म किया है, किसी स्कूल में जाकर के गाए हो या चलो फैमिली फंक्शंस में कभी गाया है, और वो गाना कहीं बजता है, आपको लिरिक्स याद आने लग जाते हैं, ये बिल्कुल वैसा है। तो टाइम ऑफ रिकॉलिंग आपका बहुत कम हो जाने वाला है, बहुत बहुत कम हो जाएगा। ये बात समझ में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन तो करना ही है। और अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट कोई पेज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इवन आपको उस वक्त पढ़ना चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एनसीईआरटी में एक ऐसी चीज आपको मिल गई जो बार बार पूछी जा रही है, या फिर किसी भी बुक में, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप प्रेफर कर रहे हो, वहां से बार बार पूछी जा रही है, तो आप वहां पे एक स्टिकी नोट चिपका दो और वहां लिख दो ऐसा IMP, इंपॉर्टेंट। तो जब आप रिवाइज भी कर रहे होगे तो आपको पता है कि यार मुझे हो सकता है कि सारी चीजें तो नोट से पढ़नी है, लेकिन अब ये एक लाइन या 2 लाइन या 4 लाइन की बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, ये लंबा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेजर डायग्राम की बात कर लूं, हाँ, एसी में जो फेजर्स होते हैं वो पॉसिबल नहीं है कि आप ना 1 लाइन या 2 लाइन में लिख दोगे। तो आपको क्या करना है, वहां पे स्टिक कर देना, इंपॉर्टेंट ऐसे स्टार मार्क कर दो, कुछ भी कर दो, एक बुकमार्क टाइप का बना देना, ठीक है। जैसे ही आपने ऐसा कर दिया, इसका मतलब है जब आप नोट से रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा कि कहीं कहीं पे मैंने ऐसे स्टिकी नोट्स चिपकाए थे और मुझे वापस जाकर के उस चीज को पूरे से पढ़ना है। तो कुछ चीजें, यानी कि 90% चीजें तो कॉम्प्रेस हो जाएंगी, लेकिन जो 10% बचा है ना बच्चे, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो उसको पूरा पढ़ने के लिए पूरा टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लेंदी है, तो वो ऑफकोर्स टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको टाइम चाहिए, जिस चीज में टाइम चाहिए उसको तो टाइम देना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। समझ में आ रही बात। देखो बिरयानी और खिचड़ी दोनों तो चावल से बनते हैं ना, लेकिन बिरयानी बनाने में ज्यादा वक्त लगता है ना ठीक है। तो अब तुम ऐसा मत सोचना कि बिरयानी और खिचड़ी सेम टाइम में बन जाएगी, नहीं, बिरयानी बिरयानी है, ठीक है। हाँ, भूख तो नहीं लग रही है ना तुम्हें। हाँ चलो वापस आते। सेकेंड बात कि आप जब भी नोट्स बनाओ तो ऐसा मत करो कि ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीजों को करो, ठीक है। बहुत ही ब्लैंड, बहुत ही प्लेन मत बनाओ, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट कलर के पेन यूज कर सकते हो, जहां पे फॉर्मूला को आप कलर कोड कर सकते हो कि मान लो मैंने फॉर्मूला हमेशा रेड पेन से लिखना है, अगर आपने 3 कलर के पेन भी ले लिए, ब्लू, ब्लैक और रेड, तो इसमें भी अपने नोट्स में भी आप ना ऐसा कलर कोडिंग चिपका सकते हो कि सारे फॉर्मूलेज मैं लिखूंगा रेड से, क्योंकि वो हाईलाइटेड रहेंगे। मैं उन्हें बॉक्स में ऐसे लिखूंगा, F = KQ Q1 Q2/R², ये हो गया एक फॉर्मूला। तो मैंने उसे बॉक्स में डाला और उसे ऐसे हाईलाइट किया। तो अब क्या होगा, अगर आपके पास एकदम वक्त नहीं है, मान लो कि अब 1 घंटा बाकी है एग्जाम में, तो भी आपको एंजाइटी हो रही है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, क्योंकि आपका इतना भी टाइम नहीं बचा कि आप देख पाओ वापस, तो आप सिर्फ ये रेड वाली चीजें भी देख लोगे तो भी आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो हाँ ये फॉर्मूला तो है। क्योंकि मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे बच्चे, ये मत सोचना कि एक बार करने से हो जाएगा। मल्टीपल रिविजन्स, फैमिलियरिटी इज द की। आपको आदत हो जानी चाहिए इन चीजों की, और तभी आदत बनेगी जब आप बार बार इस चीज को दोहराएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसलिए आप ना
2-3 तरह के 2-3 कलर के पेन यूज करो और ना उसे कोड कर दो कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इससे लिखूंगा, ब्लैक पेन से मैं सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट लिख लूंगा, है ना, शॉर्ट ट्रिक हो या इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ शॉर्टकट मेथड हो वो मैं उससे लिख लूंगा, और रेड से मैं सारे फॉर्मूले लिख दूंगा। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि मान लो कोई सेशन ही देख रहे हो, कोई बुक ही देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, स्मॉल स्मॉल चेन्स में उसे तोड़ दो, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जाओ। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक देख रहे हो तो एक पैराग्राफ पढ़ा, मुझे लगा कि ठीक है इसमें पहले पैराग्राफ के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, उतना जरूरत नहीं है, तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आगे। वहां दिखा हाँ कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई, उसे तुरंत से हाईलाइट कर लिया। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने पूरे चैप्टर को, पूरे सब टॉपिक लेवल पे भी सब टॉपिक को भी छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दिए। तो क्या होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन भाग नहीं जाएगा, आपके पास सारे इंफॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्टेड रहेंगे। और फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने एक बार पढ़ा, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसे दोबारा तिबारा 3 बार पढ़ने के बाद आप उस चीज को अपने नोट्स में जगह दोगे। यानी कि आपके नोट्स के लिए क्वालिफाई करने वाली चीजें आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा सर कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि जो मैं आपको सेशन में पढ़ा रहा हूं, आप मेरे सेशंस में जब देखते हो मैं आपको बोलता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्टार मार्क करो, तो जैसे ही मैंने ये बात बोली तो इस चीज का ध्यान रख लो कि सर ने ये वाली चीज को स्टार मार्क करने बोली थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो पैराग्राफ मुझे किसी भी किताब में, जो भी किताब में रेफर कर रहा हूं वहां पे दिखे तो मुझे उसे नोट्स में तो इनकॉर्पोरेट करना ही करना है। प्लस अगर कोई भी ऐसी चीज आपके PYQ में आ गई है, कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकली कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो वहां पे पहुंच गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें क्वालिफाई कर जाती है सीधा सीधा आपके बुक से उठ करके आपके नोट्स में आने के लिए। यानी कि किसी चीज को आपके नोट्स में आने के लिए क्राइटेरिया होगा, एक क्राइटेरिया बना रहे हैं कि कौन सी चीज हमारे नोट्स में होगी, कौन सी चीज हमारे नोट्स में नहीं होगी। ये बात समझ में आई? उसके बाद आपको हमेशा पॉइंटर्स में लिखना है, पूरा कहानी नहीं लिख देना है। पूरी कहानी अगर मुझे पढ़नी होगी तो मैं किताब से ही क्यों ना पढ़ लूं, है कि नहीं? सो इट शुड बी रिटन इन पॉइंट्स ओनली। और आपको सीक्वेंस में लिखना है। पूरी देखो, एक पूरे टॉपिक की ना पूरी एक कहानी होती है कि आप पहले ये पढ़ते हो, फिर ये पढ़ते हो, फिर ये पढ़ते हो, फिर ये पढ़ते हो। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस होना चाहिए आपके नोट्स में, पूरा का पूरा सीक्वेंस। मान लो आपने थोड़ा ही चीज पढ़ा, मान लो आपने 3 ही सब टॉपिक पढ़े, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जगह छोड़ दो, वापस आओ, फिर नेक्स्ट वाले का। यानी कि मान लो मुझे लग रहा है कि चलो यार 1 पेज में मैंने इतनी चीजें पढ़ ली है, अब मुझे 2 पेज और लगेंगे, छोड़ दो उन्हें, कोई बात नहीं, आप दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाओ। जब वापस आओगे तो यहीं से शुरू करो, लेकिन उससे पहले इसको रिवाइज जरूर कर लो, इसको रिविजिट जरूर कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एग्जैक्टली सीक्वेंस समझ में आ जाए, और इससे एक बार और आपका रिविजन भी हो जा रहा है कि नहीं? तो मजा आएगा आपको ऐसे नोट्स की तैयारी करने में, ऐसे नोट्स बनाने में बहुत मजा आएगा। आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली अवॉइड करनी है, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने। अगर मुझे लिखना है कि चलो प्रेजेंस ऑफ मीडियम, तो मैं लिखूंगा, बस ऐसे लिख दूंगा, मीडियम के होने से क्या हो जाता है, इसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो फोर्स डिक्रीजेस, और कितना हो जाएगा, F इन मीडियम हो जाएगा F इन एयर बाई K। बस हो गया, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से पॉइंटर्स के टर्म्स में आपको लिखना है, पॉइंटर्स के टर्म्स में लिखना है, ठीक है? पूरे के पूरे पैसेजेस मत उठा लेना, नहीं तो फिर नोट्स बनाने का क्या ही मतलब रहा। और इररिलेवेंट या फालतू की चीजें हमें नहीं चिपकानी उधर, ठीक है? तो आपके नोट्स में चीजों को क्वालिफाई होना पड़ेगा, आपके नोट्स में चीजों को क्वालिफाई होना पड़ेगा। जब आपने ये सब कर लिया, जब आपने पूरे नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का फ्लो चार्ट बनाना है। यानी कि पहले हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स में क्या क्या चीजें आती है भाई, ये फोर्स एक वेक्टर है तो सुपर पोजिशन आता है, ठीक है? उसके बाद फोर्स को अगर मैंने पर यूनिट मास से डिवाइड कर दिया तो इसको फील्ड बोल देते हैं, ठीक है? अब फील्ड में भी सुपर पोजिशन आता है, समझ में आ रही बात? देखो कैसे कैसे वो पूरा चंक बनते चला जा रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे करके आपको बनाते चले जाना है कि F.dr क्या हो जाएगा, ठीक है? पोटेंशियल क्या होती है, इक्विपोटेंशियल क्या होता है, ऐसे करके पूरी कहानी आगे 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 सीक्वेंसली बढ़ती चली जाएगी, और लास्ट में आप एक ऐसा 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 मैप बनाते चले जाओगे, कुछ ऐसा, ठीक है? कुछ ऐसा हो सकता है, इधर की टॉपिक भी लिंक दो, वो सारी चीजें आपको कर देनी है। तो ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, और ऐसे बनाने में आपको मजा भी आएगा, और सिर्फ ये मैप देख के आपको ना इस चैप्टर की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी
ये मैप एक तरह का ट्रेलर हो जाएगा आपके लिए। किसी भी चीज को फट से अगर देखना है, सारे टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज करना है, तो आप देख देख करके सारी चीजें बहुत आसानी से लिंकअप कर पाओगे कि हाँ। और जो मैंने आपको बोला था कि किसी न्यूमेरिकल को फनल डाउन कैसे करते हो, तो बिल्कुल इसी मैप के थ्रू आपकी चीजें फनल डाउन हो जाएंगी। यानी कि ये वाला टॉपिक था, चलो फोर्स में ये पूछा था, उसके बाद उन्होंने ये पूछा था, तो ये वाला फॉर्मूला लगना है। मैंने आपको सिखाया था ना कि किसी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी और ये आपको खुद से बनानी, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं कि जब आप इस लेवल के कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो आपको डेफिनेट है कि आप किस मोड़ पे खड़े हो, ये चेक करने के लिए आपको टेस्ट देने बहुत जरूरी होता है। इसलिए आकाश बायजूस आपके लिए लेकर के आया बहुत सारे डिफरेंट टाइप के AITSS, जिसमें से आप अपना पैकेज खुद भी चुन सकते हो। और अगर आप हमारे स्टूडेंट रहे हो, यानी कि हमारे चैनल पे आप रेगुलर विजिटर रहे हो, तो आपके लिए एक एडिशनल डिस्काउंट भी है, तो इसका आप फायदा उठा सकते हो। लाखों बच्चों में आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी क्या रैंक है, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सभी बच्चों ने जो प्रॉमिस किया है, जो कमिट किया है, उसे वो जरूर जरूर निभाएंगे और आप सबके पास बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स हर टॉपिक के, हर चैप्टर के हो जाएंगे। और डेफिनेटली आपका रिवीजन का टाइम बहुत कम हो जाने वाला है। मैं मिलूंगा फिर से आपसे, तब तक के लिए मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर मृणाल। कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग।